हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं 10th क्लास में साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। इसका पार्ट नंबर 7 है। इससे पहले मैं आपको 6 पार्ट करा चुकी हूँ, वे वीडियो आपने जरूर देख ली होगी। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्वारेजिया के बारे में। आपने देखा होगा जैसे कि गांव में कोई भी ढोंगी बन के आ जाता है इस तरीके से और कुछ आभूषण ले लेता है महिलाओं कर, कहता है कि मैंने बिल्कुल नए जैसे बना दूंगा, बिल्कुल नए जैसे। तो वो उन्हें महिलाएं जैसे उन्हें आभूषण देती है तो उसमें से कुछ वो मतलब बिल्कुल सफेद हो जाते हैं, चमक जाते हैं, लेकिन उनका वजन थोड़ा कम हो जाता है जब वे बाद में देखती है उन्हें। तो यही होता है एक्वारेजिया। जो एक्वारेजिया होता है किससे मिलकर बना होता है? ये 3:1। देखो जैसे कि 3:1 के अनुपात में इसमें तो होगा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और इधर होगा सांद्र HNO3। इसका ताजा बना मिश्रण ही क्या होता है? एक्वारेजिया। मतलब हमें 3 मोल तो इसके लेने हैं सांद्र HCl के। 3:1 का मतलब है अगर हम यहाँ पे 3 चम्मच ये ले रहे हैं, मतलब 3 चम्मच, तो हमें ये कितना लेना पड़ेगा? प्लस 1 चम्मच। इस अनुपात में मिला रहे हैं। अब आप अगर ले रहे हैं, इसे ले रहे हैं आप 3 कप, तो आपको ये कितना लेना पड़ेगा? 1 कप। जब इन्हें आपस में हम दोनों को मिला देंगे तो इसका जो ताजा बना मिश्रण होगा वही क्या होगा? हमारा एक्वारेजिया। अब हम इसके बारे में लिखते हैं 3:1 के अनुपात में सांद्र, पहले हमें लेना है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। 3 मोल इसके होने चाहिए और 1 मोल इसके। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। HNO3 का ताजा बना मिश्रण होता है, का ताजा बना, मतलब ताजा ही होना चाहिए ये, ऐसा नहीं कि हमने 2 दिन पहले बना के रख दिया। HNO3 का ताजा बना मिश्रण, ताजा बना मिश्रण ही क्या कहलाता है? एक्वारेजिया होता है। और ये कैसा द्रव है? यह एक भभकता द्रव है। भभकता मतलब बहुत ज्यादा प्रबल है ये। भभकता जैसे कि एसिड सुना होगा आपने, बहुत ज्यादा एसिड मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील है, उसके ऊपर डाल देते हो जल जाता है मनुष्य। इस तरीके से अगर ये अकेला तो मतलब कम है, अगर हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं ना, इसमें जब ये मिल जाता है एक्वारेजिया बन जाता है तो और भी ज्यादा प्रबल हो जाता है ये। तो इसमें हम लिखेंगे यह एक भभकता द्रव है, भभकता द्रव होता है। भभकता द्रव होता है और ये किसे गला सकता है? सोना तथा प्लेटिनम को गला सकता है। यह सोने तथा प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या होता है? प्लेटिन जैसे चांदी होती है ना, इसी तरीके से होती है प्लेटिनम भी। ये सोने से भी महंगी होती है, ये भी धातु या आभूषण बनाए जाते हैं इसके भी। तो सोने तथा प्लेटिनम को गला सकता है, गला सकता है। देखो अगर हम अकेला HCl लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और उसमें सोना डालेंगे तो उसमें सोना नहीं गलेगा। अगर हम अकेला HNO3 लेंगे नाइट्रिक अम्ल, इसमें हम सोना डालेंगे तो भी नहीं गलेगा। अगर हमने आपस में नहीं मिला दिया, इसके 3 मोल इसके 1 मोल, हमने एक्वारेजिया बना लिया और इसमें आभूषण डालेंगे तो वो गल जाएंगे। सोने को भी क्या कर सकता है? गला सकता है ये, और प्लेटिनम को भी गला सकता है। जबकि दोनों में से एक अम्ल में, मतलब या तो HCl ले लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HNO3, एक अम्ल में यह शक्ति नहीं होती, मतलब इसे गलाने की यह शक्ति नहीं होती है, नहीं होती है। और ये क्या है कि प्रबल संक्षारक है, ठीक है। यह प्रबल संक्षारक होता है,
ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक नोट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। आपने सुना होगा सोना, जो सोना होता है, जो हमारे यहाँ शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन जो आभूषण, जो शुद्ध कैरेट सोना होता है ना 24 कैरेट का, उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते। वो होता है बहुत नर्म, जैसे आपने रेजर देखी होगी ना, मिटाने वाली इरेजर, उसकी तरह नर्म होता है बिल्कुल ये। तो अगर हम इसमें मतलब इसके आभूषण बन ही नहीं सकते जो शुद्ध सोना होता है। तो जो हमारे यहाँ आभूषण बनते हैं जिन सोने के, उसमें 22 कैरेट सोना होता है और 2 कैरेट और धातु मिला देते हैं, जिंक मिला देते हैं, चांदी मिला देते हैं, कोई अन्य धातु, कॉपर मिला देते हैं। तो हम इसके बारे में लिखेंगे अब हम। शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट होता है, 24 कैरेट का होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। लेकिन ये इतना नर्म होता है, नर्म का मतलब नर्म, सॉफ्ट होता है, इतना नर्म होता है कि इसके, इतना नर्म होता है कि इसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए जा सकते हैं। अगर हम शुद्ध सोने के आभूषण बनाएंगे, आपने सुना होगा कि शुद्ध सोना है 24 कैरेट, शुद्ध सोना कोई भी नहीं पहनता क्योंकि शुद्ध सोने के आभूषण ही नहीं बनाए जा सकते। अगर हम 24 कैरेट के आभूषण बनाएंगे तो वो ऐसे होंगे जैसे पहने गले में हार, वो ऐसे ही टूट जाएगा। ठीक है, मतलब कोई भी चीज जैसे कि कुछ भी हमने बना लिया ऐसे, तो वो बीच में से ऐसे ही टूट जाएगा। ठीक है, जो हमारे शुद्ध सोने के बने होंगे उसके आभूषण नहीं बनते। तो उन्हें मजबूत मिलाने के लिए, मजबूती लाने के, ताकि देखो आपने घर में देखा होगा सोना बिल्कुल मजबूत होता है, उसे मजबूत बनाने के लिए उसमें 2 कैरेट का या तो हम जिंक मिला देते हैं या हम कॉपर मिला देते हैं, चांदी, कोई अन्य धातु मिलाते हैं। भारत में 22 कैरेट सोने के आभूषण होते हैं, जिनमें 2%, मतलब 2% हम अन्य धातु मिला देते हैं, 2% अन्य धातु, जैसे अन्य धातु जैसे कि जिंक, कोमा कॉपर, कोमा चांदी आदि मिली होती है, मिली होती है। उम्मीद है आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखो एक नोट हमने पढ़ लिया, एक नोट ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो प्राचीन भारतीय धातुक्रम के चमत्कार क्या है। मतलब जो प्राचीन समय में ना, बहुत समय पहले हमें चमत्कार दिखा रहे हैं हम, धातुक्रम के चमत्कार। धातुक्रम मतलब धातु को जंग से किस तरीके से बचाया जा सकता है, उसके चमत्कार। देखो इसमें ये नोट लिखा हुआ है, इसे पढ़ो। लगभग 1600 वर्ष पूर्व, कब, अब से इस समय से 1600 वर्ष पूर्व भारत के लोहकर्मियों ने, भारत के जो लोहकर्मी थे, मतलब लोहे की फैक्ट्री में काम करते लोहकर्मी होंगे जो भी, तो उन्होंने दिल्ली में एक लोह स्तंभ बनाया। एक स्तंभ मतलब कोई भी मतलब लोहे की चीज बनाई, स्तंभ उसे बनाया कि एक लोहे का स्तंभ बनाया। और इसमें क्या किया उन्होंने, लोहे को जंग से बचाने के लिए एक विधि विकसित की। देखो लोहे पे क्या लगता है, जंग, उन्होंने लोहे को जंग से बचाने के लिए एक विधि विकसित की। और वो विधि क्या थी, इस स्तंभ की जंग की प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। मतलब एक विधि विकसित की थी वो, अब उसके बारे में जान नहीं चुके हैं वैज्ञानिक जो है ना, विश्व के कई वैज्ञानिक इस प्रतिरोधकता के बारे में क्या कर चुके हैं, बहुत सारे कई वैज्ञानिक इस
वैज्ञानिक कर चुके हैं, इसका अवलोकन मतलब इसका ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं कि किस तरीके से बना, कैसे इसे जंग से बचाया जा सका, इस तरीके से। यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट है। अगर आप कभी दिल्ली जाओ कुतुब मीनार देखने तो आप इस स्तंभ को भी देखना, ठीक है। यह लौह स्तंभ 8 मीटर तो ऊंचा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 मीटर। और इसका वजन कितना है? 6000 किलोग्राम है। और ये लोहे का बना है और इस पे अब तक जंग नहीं लगा है। तो इस पे जो बहुत समय पहले, देखो प्राचीन समय में भी क्या थे, लोहे को बचाने के लिए, जैसे अब तो साइंटिस्ट मतलब बहुत सारे हो चुके हैं, लेकिन अब पहले भी जो पहले के लोग थे उन्होंने भी ये बनाया था स्तंभ, और इसमें एक विधि विकसित की थी जिसे लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। आज तक भी उस विधि के बारे में वैज्ञानिक पता नहीं लगा चुके हैं, मतलब कई वैज्ञानिक शोध कर चुके हैं उन पे, ठीक है। अब अगली हेडिंग है आपकी मिश्र धातु। मिश्र धातु मैंने आपको बताया भी था इससे पहले वीडियो में, मोस्ट इंपोर्टेंट अलग से टॉपिक आता है। मिश्र धातु क्या है, उदाहरण के द्वारा समझाइए। मिश्र धातु क्या होती है, इसमें लिखेंगे हम 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक धातुओं, 2 या 2 से अधिक धातु, 2 धातु ले लो या 2 या 2 से अधिक धातुओं के सामांगी मिश्रण को। सामांगी किसे कहते हैं? जिसमें विलय और विलायक को अलग अलग नहीं देखा जा सके, ठीक है। सामांगी का मतलब है, हमें जैसे कि पीतल बनाना है, हमने उसमें कॉपर और जिंक मिलाया और हम उन्हें कॉपर जिंक से जो पीतल बना, ना तो उसमें हम कॉपर को देख सकते हैं ना ही जिंक को, मतलब उसमें पीतल बना, एक नई चीज बनी है, ठीक है। उसे कहते हैं सामांगी मिश्रण, जिसमें विलय और विलायक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। सामांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। अब लिखेंगे इसका एग्जाम्पल है इसका नंबर 1 पीतल। जो पीतल होता है वो किस किस से मिलके बना होता है? एक तो मिलके बना होता है कॉपर से Cu, और एक किससे मिलके बना होता है? जिंक से Zn, ठीक है। नंबर 2 आप याद रखना कांसा। एक कांसा होती है, कांसा, ये किससे मिलके बनी है? कांसा कॉपर और प्लस Sn मतलब टिन। जो पीतल होती है, पीतल तो किससे मिलके बनती है? कॉपर और जिंक से। और कांसा किससे मिलके बनती है? कॉपर और Sn मतलब टिन से मिलके बनी होती है। मिश्र धातु का क्या उपयोग है? जो मिश्र धातु है ना, मिश्र धातु पे जंग नहीं लगता, तो हमें अगर धातु को जंग से बचानी है तो उसे हम क्या बना देते हैं? मिश्र धातु का उपयोग कर लेते हैं। 2 धातु आपस में मिलगी, लोहे पे अकेले पे जंग लग सकता था, हमें उसे दूसरी धातु के साथ अगर मिक्स कर देंगे या उस पर हम दूसरी धातु की परत चढ़ा देंगे तो उस तरीके से उसे जंग से बचाया जा सकता है। तो यही आप ये याद कर लेना, जो मतलब पीतल है, पीतल पे कभी जंग नहीं लगता क्योंकि ये क्या है? मिश्र धातु। ना ही कांसे पे लग सकता है क्योंकि ये भी मिश्र धातु है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।